दोस्तों, गुनाहों के देवता के पिछले भाग में आपने सुना कि चंदर अपने लेख के लिए मिला हुआ मेडल लेके आता है दिखाने के लिए, और बिनती वहां उसे इस लड़की की फोटो दिखाती है और चंदर से कहती है कि यह फोटो दीदी को आप दिखाइएगा, मेरी हिम्मत नहीं। फिर सुधा को चंदर मनाने की कोशिश करता है उसकी शादी के लिए। अब आगे। हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों से अमृत भरा है और मेरी सांसों में तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, क्या आज तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्ही पर अपना अधिकार भी जमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभिचंदर, तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा, और इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो, मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से दो आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे में पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई थी और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांस लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगी कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था।
लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था, और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे देवता की तरह था। जैसे सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं को उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं, अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो नहीं रख सकता। लेकिन लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उसका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और छोटी फर्श पर सोई हुई नारी की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। क्षीण मुस्कुराहट से उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थीं। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कि कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कैसे कमरे में रहे? वही मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसा क्या जरूरत था कि अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा, लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है। केसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटे गुजार देती थी, चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए, झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को। तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना?
सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छाप। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का क्या? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना ही भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंदर, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौंच लगी थी और चंदर समझ गया मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चले, उठबिनती बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर में वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन, सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम घबराओ मत, मैं मृत्युशैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए, चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं, बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी भी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं, चलो, किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊं। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसी बग्गी वे साइज बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचलकर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा, आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं।
चंदर तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद है। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हैं, बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पाननुमा दफ्ती का टुकड़ा काट कर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करते। बिनती झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरगू करके घर बुझा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है। हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है। बताइए ऐसे क्या होगा। मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नीचे नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आती हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी। आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने तो यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से अपने बारे में उसने कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ,
चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉर्टन का एक गीत, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते थे, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही बक्स में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती है, और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है यह तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नॉर्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोशी उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है, बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था, अंग अंग जैसे टूट रहा हो, और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी के अंगारे भर दिए। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का ग्लास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को भी कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान, रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया, वह कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें, तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो, मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ, तो सुधा ने बिगड़कर कहा, क्यों, तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। और उसके बाद कमजोरी में हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही, और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर की ओर देखते हुए कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग्स रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद है और पलकों के नीचे से अंगारों की आग छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली, अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिनती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा।
पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उठकर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाफती हुई आवाज में बोली, बिनती से कह दो यहाँ से जाएं। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस सर में बोल रही है। सुधा, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत हो, बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली, कौन हो तुम? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो। कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा, पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूं? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन में मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कैसा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते। तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूँ तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या है? अंतर्द्वंद ने यह रूप कैसे ले लिया, और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरी के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं।